नमस्कार साथियों, आज के वीडियो का स्वागत है। पिछली बार हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय के मिशन 100 के जो प्रश्न हैं उनकी बात की थी और उनमें 1 से लेकर के लगभग 62 तक प्रश्न हो गए थे। आज 63 प्रश्न की बात करते हैं। तो ये प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण की। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, रटना पड़ेगा, लिख लिख करके याद कीजिए, आपको हो जाएगा, है ना। तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 जल के अणु हैं और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, ये भोजन बनता है और इसमें क्या है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के अणु निकल जाते हैं। ठीक है ना यार, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश होता है और जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण द्वारा ली जाती है और फिर आपको पता है पौधे भोजन बनाते हैं और फिर आपको पता है पौधे में ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर 6 अणु ऑक्सीजन के निकल जाएंगे। तो ये समीकरण आपको समझ में आती तो ठीक है, वरना आप रट सकते हैं। मैंने आपको आसान तरीका बताया है, इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दंत क्षरण क्या है। दंत क्षरण मतलब दांतों का एक तरीके से खराब होना। आप ये समझ लो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से समझो। जैसे कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो दांतों के बीच में खाने के यानी कि भोजन के जो कुछ कण हैं वो फंसे रह जाते हैं और उन पर जीवाणु हैं वो क्रिया करते हैं। क्रिया करने से क्या होता है कि वहाँ पर शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनता है। क्या बनती है? अम्ल बनता है। और ये जो होता है वो खतरनाक होता है और इस प्रकार से क्या होता है, दांतों का नुकसान होने लग जाता है ना। और इसे क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। तो सीधे सीधे मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि भोजन के बाद जो मुंह में जो खाद्य सामग्री या कुछ खाद्य कण रह जाते हैं उन पर जो जीवाणु होते हैं वो क्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं और उससे क्या होता है, दांतों को नुकसान होता है। बस इतना सा मतलब समझना आपको। और फिर आप परीक्षा में ऐसा कैसा लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, आप अपनी भाषा में बना करके आराम से लिख सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है। तो आपको पता है प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने कार्य करती हैं। इसी प्रकार ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर WBC होती है। WBC क्या करती है, प्रतिरक्षा कार्य करती है। RBC गैसों का परिवहन करती है। तो खून है वो, मैं आपको कुछ चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। रक्त है वो परिसंचरणी तरल है ना। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, परिसंचरणी तरल है। रक्त के हमने 2 भाग देखे थे। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, उसमें ठोस कणिकाएं घुली होती है। कणिकाओं में हमने RBC, WBC और प्लेटलेट्स देखी है। तो ये उन्हीं प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। प्लेटलेट्स क्या करती है, चोट लगे स्थान पर जाल बना करके रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। ठीक है ना। और एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पादपों में रंध्र खुलने व बंद होने की क्रियाविधि समझाइए। तो पत्तियों पर ये आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये तो है खुला रंध्र और ये है बंद रंध्र। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको कोशिकाएं दिख रही है। ठीक है ना, कोशिकाएं दिख रही है, ये एक तो ये और एक ये जब इनमें जल आता है और ये जब फूल जाती हैं, फूलने से क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। ये देखिए यहाँ पर फूली हुई है तो रंध्र खुल गया और सिकुड़ जाती है, इनके अंदर का जल निकल जाता है, सिकुड़ जाती है तो ये बंद हो जाता है रंध्र। बस इतना सा समझना आपको। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो क्या होता है, उनको बंद कर देता है। जब चाहिए तब खोल लेता है। छिद्रों खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ठीक है ना। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो ये फूल जाती है। कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो फूल जाती है। ठीक है ना, जैसे आप समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में जल भरेंगे तो फूल जाएगा, सीधी सी बात है। तो इनमें जल भरेगा तो ये फूल जाएंगी। ठीक है ना, कोशिकाएं फूलेंगी तो इससे क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा, छिद्र बंद हो जाएगा। बस साधारण सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद साथियों ये है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर मैं बोर्ड नहीं है तो समझा नहीं सकता, तो आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए, कृत्रिम वृक्क या अपोहन क्या है, तो ये समझते हैं। देखिए इसकी बात पहले वीडियो में थोड़ी बहुत की है मैंने। तो जैसे किसी आदमी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, तो उस स्थिति में शरीर का खून होता है वो बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक नहीं होता, मतलब जो एक तो शरीर में अपने आप हो जाता है, एक हम खुद करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, डॉक्टर करते हैं, वो सारा क्या होता है, कृत्रिम होता है, मानव द्वारा होता है। ठीक है ना, तो कोई भी मशीन द्वारा करते हैं वो क्या होता है, कृत्रिम होता है।
तो कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं, उस खून को बाहर निकाल करके शुद्ध करते हैं, उसके अंदर की गंदगी हटाते हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है खून को साफ करना। तो चूंकि वो तो खराब हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में खून को बाहर निकाल के शरीर से उसको साफ किया जाता है, फिर वो वापस शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इसे बोलते हैं कृत्रिम वृक्क या अपहरण। वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, परीक्षा में कोई भी नाम आ सकता है, याद रखें। वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, संक्रमण या आघात वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, मतलब एक तो खून कम जा पा रहा है, या संक्रमण हो गया है, या फिर एक तरीके से किडनी फेल हो गई है, तो ये क्या होते हैं, इसमें दिक्कत आती है उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें। तो इस कारण शरीर में क्या होते हैं, विषैले जो अपशिष्ट है वो संचित होते हैं, जिससे क्या होता है, मृत्यु हो सकती है। क्योंकि शरीर के अंदर जो जहर है, एक तरीके से जहर बन जाता है, एक तरीके से बहुत सारी कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ नहीं किया जाता है, खून के अंदर गंदगी फैल जाती है, तो आदमी की मौत हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है, इसको डायलिसिस भी कहते हैं, आपने सुना होगा, ये नाम बहुत आम है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्त्र वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में से प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव्य में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता। पुनरावशोषण का मतलब होता है किडनी के अंदर जो अपने नेफ्रॉन है उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो गुर्दे के अंदर जब नेफ्रॉन के अंदर, गुर्दे के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लगभग एक गुर्दे में 20 लाख होते हैं, है ना, उन्हें नेफ्रॉन की इकाई कहते हैं। तो ये चीज़ें जो साथ साथ बता रहा हूँ इनको याद रखें आप। तो उनके अंदर क्या होता है कि जब खून छनता है, तो आपको पता है वहाँ पर जब खून छनता है पहली बार, तो उसके साथ क्या है, कुछ काम की चीज़ें चली जाती है जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है ना, वो भी क्या होती है, उस कचरे के साथ चली जाती है, तो उसको वापस ना खून अपने अंदर मिला लेता है, उसी को बोलते हैं पुनरावशोषण, ठीक है। पादपों में जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन समझाइए। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पादप में जल जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे जाइलम जैसे जल, और फ्लोएम होता है, इसकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जाइलम याद हो जाएगा, फ्लोएम अपने आप बच जाएगा। जैसे खाना पीना, खाना पीना दो चीज़ें हैं, तो पीना तो जाइलम के द्वारा होगा, जल तो बच गया, क्या खाना बच गया, और उधर उत्तक में क्या बच गया, फ्लोएम बच गया। तो फ्लोएम किसके द्वारा हो जाएगा, फ्लोएम क्या करेगा, खाने का परिवहन करेगा, मतलब भोजन का परिवहन करेगा, ठीक है। और वैसे अगर याद रखना चाहो तो इसकी ट्रिक आप बना सकते हो, जैसे फूड, फूड मतलब भोजन होता है, फे से फूड, फे से फ्लोएम, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जल का परिवहन होता है वो जाइलम करता है, और बाकी जो खाद्य पदार्थ होता है उसका परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं जल का परिवहन। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। जाइलम उत्तकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल स्वयं वाहिकाओं का एक साथ जाल बनाती है। इतना आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, मृदा से जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल ऊपर की ओर धकेला जाता है, ठीक है। तो जल क्या है, जड़ों से ऊपर की ओर धकेला जाता है, और भोजन है वो पत्तियों से पादप के हर भाग में जाता है, वो क्या कर फ्लोएम के द्वारा जाता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों परिवहन स्वहन उत्तक फ्लोएम द्वारा, ये स्वहन उत्तक है। स्वहन उत्तक जैसे अपने अंदर होता है ना, जैसे अपने अंदर जैसे ब्लड एरिया पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं, पदार्थों का इधर उधर परिवहन करवाते हैं, वैसे इसमें फ्लोएम और जाइलम करवाते हैं, ठीक है ना। भोजन तथा अन्य पदार्थों स्थानांतरण संलग्न सात्य कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में, यानी ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई मोटी मोटी बात आप ध्यान रखनी है, जाइलम किसका करता है, जल का करता है, फ्लोएम किसका करता है, भोजन का करता है। अब आगे देखते हैं, अमीबा में पोषण को सचित्र समझाइए। तो ये आप देख सकते हैं, अमीबा है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एक कोशिकीय जीव याद रखें। इसमें आप देख सकते हैं बाहर एक आपको लाल रंग में ये भोजन का टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, ये भोजन का टुकड़ा है। तो ये अमीबा क्या करता है, इसके भोजन के दोनों तरफ इस तरीके से कूटपाद विकसित कर लेता है, ठीक है ना, दोनों तरफ इस तरीके से कूटपाद विकसित कर लेता है, ये दिख रहे हैं आपको। और फिर इसके चारों तरफ इनको ऐसे ले लेता है, इस भोजन को अंदर ले लेता है अपने, है ना, चारों तरफ झिल्ली से बना लेता है और भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। इस प्रकार से भोजन को शरीर के अंदर लेता है, इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। और इसको बाहर निकालता है, उसे वो बाहर भी इसी विधि द्वारा निकालता है, इसी तरीके से बाहर निकालता है, जैसे अंदर लेता है वैसे बाहर निकालता है। क्योंकि इसमें उत्सर्जन के लिए या अंतर्ग्रहण के लिए कोई स्पेशल कोई विशेष अंग नहीं होते, इसमें खास अंग नहीं होते हैं ना, ये सारा काम एक ही कोशिका से करता है, अकेली जो कोशिका होती है उसमें, क्योंकि ये कोशिका है तो इसमें कोई अंग और उत्तक ये सब नहीं पाए जाएंगे, कोई तंत्र नहीं पाया जाएगा। तो ये सारे काम जो जनन होता है, उत्सर्जन होता है, जितना भी काम होता है सारा का सारा इसी एक कोशिका की सहायता से करता है, ठीक है। तो ये
एंडोसाइटोसिस कहलाती है। शरीर को अंदर लेता है, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं या एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये अपने कूटपादों की सहायता से करता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध कूटपाद या पादाब, ये दोनों नाम है इसके, कूटपाद या पादाब की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन को घेर कर, भोजन के चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं तथा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, वैसे ही जैसे अंदर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, क्षुद्रांत्र में पाचन क्रिया समझाइए। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत्र में आंतरिक रस स्रावित होता है एवं यकृत तथा अग्नाशय ग्रंथियों से क्रमशः पीत रस एवं अग्नाशय रस प्राप्त करता है। यकृत से आता है पीत रस और अग्नाशय ग्रंथि से आता है अग्नाशय रस। पीत रस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है एवं वसा का एम्लसीकरण करता है। वसा का एम्लसीकरण करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एम्लसीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। एम्लसीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन, ठीक है। अग्नाशय रस का ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन, ये एंजाइम तो रटने पड़ेंगे आपको, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं, रटने पड़ेंगे। नाम तो है, वो रटने ही पड़ेंगे आपको, है ना। साइंस में भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद करनी ही पड़ती है ना। बहुत सारी समझनी पड़ती है, लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, वो याद करने ही पड़ते हैं आपको। तो आगे देखिए, आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एवं वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एंजाइम होते हैं, प्रोटीन किस में बदलते हैं, अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में, वसा को किस में बदलते हैं, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में वसा का पाचन समझाइए। यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दिमाग में मोटा मोटा ये लिखना है कि क्षुद्रांत्र का मतलब यहाँ पर बात हो रही है छोटी आंत के किसी भाग की, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको जोड़ नहीं देना, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि क्षुद्रांत्र की बात हो रही है, मतलब छोटी आंत में कहीं की बात हो रही है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में आती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी बड़ी चीज़ होती है उस पर कार्य करना मुश्किल हो, उसको हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो फिर कार्य करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर कहते हैं कि एक दिन में सारे एग्जाम करवाने हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट करके और अलग अलग दिन करवाया था, अलग अलग पारी के अंदर, तो वो काम होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सेम ऐसे कोई बड़ी चीज़ पर कार्य करना वो मुश्किल होता है, इकाइयों में तोड़ करके उस पर कार्य किया जाता है। तो बड़ी गोलिकाओं के रूप में उस पर एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पीत लवण इन वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एम्लसीकृत कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है, मतलब छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है इसको, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस होता है, ठीक है ना। वो पीत लवण जो होता है वो क्या करता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। अब छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया तो इस पर एंजाइम है ना वो अच्छे से क्रिया कर पाएगा, ठीक है ना, और उसका पाचन ठीक से हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम होता है जो एम्लसीकृत वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। पिछले ही प्रश्न में हमने पढ़ा है, अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो एम्लसीकृत वसा होती है, एम्लसीकृत वसा मतलब जो गोलिकाओं में टूट गई है, छोटी छोटी गोलिकाओं में जो टूट गई है वो एम्लसीकृत होती है, तो उसका पाचन कौन करता है, फिर लाइपेज करता है। देखो पहले क्या करता है, पहले पीत लवण है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, और उसके बाद अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस जो होता है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, और वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, उसका पाचन करता है फिर, ठीक है ना। आगे का काम वो संभालता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये चीज़ आप एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी आराम से, जोड़ ना दें। टेंशन लेते हैं, घबराते हैं तो याद नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, मानव पाचन तंत्र जो नामांकित चित्र है वो बनाइए आप। तो ये है ना, ये आप अच्छे से एकदम अच्छे से याद, मतलब बढ़िया से बना लेंगे। दो फायदे होंगे इसके, एक तो आपके ये चीज़ें ये नाम वगैरह याद होंगे तो आपको दिमाग में चीज़ें रहेगी, एक आप आसानी से समझा पाएंगे। और एक चित्र बनाने के बाद फ़ायदा होता है, बायोलॉजी में बहुत सारे चित्र आपको एग्जाम बनाने पड़ेंगे, तो कुछ चित्र आपको बता रहा हूँ मैं। श्वसन तंत्र का चित्र और जनन तंत्र का चित्र, एक आपके तंत्रिका कोशिका उसका चित्र, नेफ्रॉन का चित्र, उत्सर्जन तंत्र का चित्र, श्वसन तंत्र का चित्र, पाचन तंत्र का चित्र, इतने चित्र हैं, ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने ही हैं, ठीक है ना। इसको क्या करें, आप रफ रजिस्टर ले लें और उसके अंदर बार बार बनाइए आप। मतलब आपको चित्र पहले लापरवाही में बनाने हैं, मतलब पहले आप रफ ले लीजिए, जैसा चित्र बनता है आँख बंद करके एकदम जैसा बनता है आपसे, जितना खराब बनता है, जितना खराब बनता है आप जैसा बना सकते हो, पहले आपको ऐसे चित्र बनाना है, बिल्कुल कच्चा चित्र, बिल्कुल जोड़ नहीं देना है, ऐसे ही बनाना है। मतलब
चाहे वो भले ही खराब, कितना ही खराब बने, जितना लापरवाही से आप बना सकते हो उतना बनाओ। पहला चित्र आपको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद बनाओगे आप दूसरा चित्र, वो थोड़ा ठीक बनाना आपको। तो पहला चित्र आप कच्चा बनाओगे ना, उससे कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जैसे नाम सारे याद हो जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, दूसरे में सुधार हो जाएगा। फिर तीसरा चित्र बनाओगे और बढ़िया बनेगा, चौथा और बढ़िया, पांचवा और बढ़िया। इस प्रकार से एक पन्ने में 6-7 चित्र बनाओगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे और आपके याद भी हो जाएगा, बढ़िया बना पाओगे ना। ये ट्रिक आपको काम में लेनी है। आगे देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। पहले, मुंह से भोजन इसोफेगस द्वारा आमाशय तक ले जाता है। ये अंग्रेजी नाम से आपको घबराना नहीं है। तो ये क्या है, गर्शिका की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस भाग की बात कर रहा है, इस भाग की, इतने इतने की, ठीक है। तो ये आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है, जिसमें HCl, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा होते हैं। HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय का आंतरिक स्तर की अम्ल से सुरक्षा करती है। आमाशय में इस पचित भोजन को कायम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बाकी भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने है, लेकिन ये बहुत बार इस जगह से पूछा जाता है, ठीक है ना, कायम, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए, मानव में पचित भोजन का अवशोषण कैसा होता है, समझाइए। पचित भोजन को क्षुद्रांत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। तो हमने छोटे वाले प्रश्नों में बात की थी इनकी। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो अवशोषण जो सतह है उसका क्षेत्रफल ये बढ़ा देते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, दीर्घरोम। ये आंत की अंदर की साइड होती है, अंदर की सतह होती है, ठीक है ना, उस पर पाए जाते हैं। अब देखिए, अवशोषण का सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं इसमें पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारी रुधिर वाहिका पाई जाती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। जहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन वृदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। और जो फिर जो बच जाता है एकदम जो होता है, उसको आपको पता है उत्सर्जित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन मंत्र लिखिए। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो नाम से पता चल जाएगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। यानी वायवीय मतलब, हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम साधारण भाषा में समझते हैं कि वायु तो वायु होती है, उसमें तो सब पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें वायु के अंदर लोग ऐसे मान लेते हैं, साधारण बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर वायु का मतलब आपको सिर्फ ऑक्सीजन समझना है, ठीक है ना। तो क्योंकि जनरली मैंने बहुत क्लास में ऐसा देखा है कि बच्चे होते हैं, वो उनको पूछते हैं तो वो हवा और वायु इनको सबको एक ही मान लेते हैं कि सर इसमें तो नाइट्रोजन भी होती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी तो वातावरण में जाती है, तो वो भी होती है। तो इस प्रकार से मानते हैं। वो ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर वायु का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हो, ठीक है ना, सॉरी, जिसमें जो ऑक्सीजन की बात होगी वहाँ पर वो वायु होगा, ठीक है ना। अवायवीय मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। इतना सा अगर ध्यान में रखोगे तो बाकी सब हो जाएगा इनके बेस पर, ठीक है। देखिए, वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं, ठीक है। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है, ठीक है। जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अपने अंदर जो इंसानों के अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो ये आप अपने खुद से ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका उल्टा कर देना अब, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें उत्पाद होते हैं इथेनॉल व CO2 बनते हैं। हमने पढ़ा था ना, ये देखा होगा, जो हमने देखा था वो एक लैक्टिक अम्ल वाला प्रश्न आया था वहाँ पर, ठीक है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा बनती है और ये कुछ जीवाणु, यीस्ट इत्यादि में होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये तो रहा भाई चित्र, ये तो आपको मैंने बताया वैसे ही करना है, ठीक है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर के डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा ऐसे आपसे नहीं बनता, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर बनेगा तो नहीं मेरे से, लेकिन जैसे ये हो गया, ये नलिका बना लिया आपने, इस प्रकार से आपने फेफड़े बना लिए, ठीक है ना। बस इतना अगर कर लोगे ना तो ठीक है। बाकी ऐसे चेहरे का ये थोबड़ा ये डिज़ाइन देना इतना ज़रूरी नहीं है ना। ये विज्ञान है, यहाँ पर आपको जो चीज़ें होती है वो दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि इसका सिर बहुत सुंदर बनना है, सिर की बात नहीं हो रही यहाँ पर।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको जिस चीज़ की बात हो रही है वो बनानी ज़रूरी है। आपसे मुंह नहीं बन रहा है ठीक से, वो ज़रूरी नहीं है। आप वो कैसा भी बने, वो आप छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बनाया इतना चित्र अगर आप बनाते हैं तो भी ठीक है, नाम सही लिखने हैं आपको बस, ठीक है। आगे देखते हैं। नासाद्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, ये सब जानते हैं। नासाद्वार में वायु महीन बालों द्वारा छानी जाती है, ठीक है ना। ये निस्बंधित ऐसे शब्द आपके बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आते, तो ध्यान दें, ऐसे शब्दों में नहीं उलझना, आपको साधारण भाषा में समझना है। बाल होते हैं नाक के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, हवा छान ली जाती है उन बालों के द्वारा। उसके अंदर जैसे हवा के अंदर कोई भी कण होते हैं तो उन बालों के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। कंठ से होती हुई हवा क्या जाती है, फुफ्फुस के अंदर जाती है, ठीक है। फुफ्फुस छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। ये भी बात हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। तो सीधी बात यह है कि कुपिकाओं की जो भित्ति होती है, इन कुपिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं हमारे पसलियाँ ऊपर उठती है, ये आप खुद लेके देख लेना, है ना, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। डायाफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, वक्स गुहिका बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सांस अंदर जाएगी, हवा अंदर भरेगी तो वक्स गुहिका क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर से शरीर से एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यहाँ वायु कुपिकाओं में O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप, मुझे पता है सबके गड़बड़ हो गई, तो इतना जोर, मतलब इतना दिमाग पर ना जोर देने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई ऑक्सीजन तो हमने ले ली है अंदर। तो जैसे हमने सांस ले ली, लेने के बाद हम सांस छोड़ते भी तो है ना, तो छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन थोड़ी छोड़ेंगे, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे कुपिकाओं के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन तो ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। इस प्रकार से काम होता है, यहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत जटिल है मुझे पता है, लेकिन बड़े स्तर पर जटिल। अगर हम इसको गहराई से समझते हैं तब बहुत आपको हो सकता है आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ, इसलिए आपको इतना ही ध्यान रखना है आपके लेवल के हिसाब से, 10वीं क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना ही ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। गैसों के आदान प्रदान में वायु कुपिकाएं अधिकतम विनिमय करती हैं, क्योंकि वायु कुपिकाओं का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे गैसों का विनिमय दक्ष होता है। यानी वायु कुपिकाएं होती है, बहुत सारी होती है मात्रा में, और उनका क्या सतही क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सतही क्षेत्रफल वाली बात मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बताई आपको, जहाँ पर आंत के अंदर जो दीर्घ रोम होते हैं उनकी बात हुई थी, तो मैंने बताया था सतही क्षेत्रफल किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की संरचना सचित्र समझाइए। मानव हृदय जो होता है, देखो हार्ट की बात हो रही है, तो हृदय होता है वो मांसपेशीय अंग होता है, ठीक है। मांसपेशीय अंग होता है, मुट्ठी का आकार होता है, ये तो सब जानते हैं, बचपन से हमें मतलब बताया गया है। हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब जिस साइड के अंदर, जैसे मतलब 2 आलिंद हो गए, तो जो आलिंद दाएं साइड में है वो दायां आलिंद, जो बाएं तरफ है बायां आलिंद। जो दाएं तरफ है निलय है, निलय नीचे होते हैं, नी से निलय, नी से नीचे। कुछ बच्चों की ये भी कन्फ्यूज होता है, वो ऊपर लिख के आ जाते हैं, बहुत बार देखा है मैंने, निलय को ऊपर कर देते हैं, आलिंद नीचे, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो निलय में नी आता है, नी से नीचे, मतलब निलय नीचे होते हैं, आलिंद ऊपर होते हैं। निलय नीचे होते हैं, आलिंद ऊपर होते हैं। तो 2 आलिंद होते हैं, दाएं तरफ होगा दायां आलिंद, बाएं तरफ होगा बायां आलिंद। निलय जो दाएं तरफ होगा दायां निलय, निलय जो बाएं तरफ होगा बायां निलय, ठीक है ना। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हृदय है ना, वो देखिए एक तो हो गया मांसपेशीय अंग हो गया, यानी मांस का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। मुट्ठी का आकार का होता है, बंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार का होता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिए। 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 4 कोष्ठ हो गए। आलिंद व निलय के मध्य वॉल्व लगे होते हैं, ये भी बात हो गई थी। आलिंद व निलय के मध्य वॉल्व होते हैं, उससे क्या होता है कि खून आलिंद से निलय में आ तो सकता है, आलिंद से निलय में आ सकता है, लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा सकता। यानी खून ऊपर से नीचे आ जाएगा लेकिन वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसे दिमाग में रखें आप। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व क्या होते हैं, उनसे वाल्व से खून एक तरफ चला जाता है, वापस मतलब नहीं आता, एक दिशिक प्रवाह होता है उसमें, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये 2 आलिंद है समझने के लिए मान लेते हैं, और ये नीचे 2 हो गए नीले, तो यहाँ जैसे वाल्व लगे हुए हैं बीच में, ठीक है ना, तो इनके अंदर खून भरा हुआ है। तो ये जब यहाँ से संकुचित होंगे, है ना, पिचकेंगे, ऐसे समझ लो आप, पिचकेंगे, तो इनके पिचकने से इनके अंदर का खून नीचे वालों में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जब पिचकेंगे ना नीचे वाले, तो खून वापस ऊपर ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पर वाल्व होते हैं, बंद हो जाते हैं। खून इन वालों में एक सिस्टम होता है कि खून ऐसे नीचे आ सकता है, बस नीचे आ सकता है, वापस ऊपर नहीं जाएगा।
तो ये पिचकेंगे तो खून ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि बंद हो जाएंगे वाल्व यहाँ के, तो फिर कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा शरीर में, ठीक है ना। इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको, विपरीत दिशा में रक्त प्रवाह होने से रोकते हैं, ये बात हो गई है। आगे देखिए, ये चित्र है, चित्र आपको हृदय का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। दोहरा रक्त परिसंचरण अथवा मानव हृदय में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाइए, अथवा मानव में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनता विनिमय का व्यवस्थित चित्र बनाइए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रक्रम समझाया गया, प्रक्रम समझ लेते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं आलिंद में आता है। अब ये थोड़ा सा ना बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत उनकी कन्फ्यूजन होता है, और होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो ऐसे तो है नहीं कि वो कोई बहुत मतलब पढ़ाई कर ली उन्होंने, वो 10th क्लास में ही है और उनका बहुत सारों का बेस जो होता है कमज़ोर होता है, 8वीं 9वीं में ठीक से पढ़ाई की नहीं, लापरवाही की है, तो यहाँ पर आकर दिक्कत आ जाती है। तो मेरे समस्या ये है कि मैं इसको बहुत बढ़िया से समझा सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर बोर्ड नहीं है, और यहाँ पर आपको पता है कि मैं बहुत ही सीमित समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये चित्र बना के समझाना पड़ता है और ऐसा करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मेरे से। तो पहले देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में संकुचन से रक्त बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले के संकुचन से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा विऑक्सीनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित कर महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में डाला जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। इस आलिंद में संकुचन से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त को फुफ्फुस से धमनी द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है। यहाँ रक्त पुनः ऑक्सीजनित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक चक्र के अंदर खून है वो 2 बार हृदय से गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसके अलावा मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र के अलावा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि खून होता है वो क्या होता है कि पूरा नलिकाओं के अंदर बहता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र समझ लिया हमने, हृदय की क्रियाविधि भी समझ ली, ठीक है, और हमने कैसे विऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है वो भी समझ ली। अब समझाएं कैसे आपको, ये थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये एक रफ डायग्राम होगा बिल्कुल, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए होगा, ये ध्यान रखें। आप एग्जाम में ऐसा बना के आ जाओ, वो नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं पहले ये ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से, कि यहाँ पर मैंने एक बार बना लिया कि यहाँ पर जैसे ये अपने फेफड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना, फेफड़े, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि जैसे ये हो गया 2 आलिंद और ये हो गए नीचे के 2 नीले, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ से पहले क्या होगा कि खून के अंदर ऑक्सीजन मिल गई, हमने सांस ली, खून के अंदर ऑक्सीजन मिल गई, तो ये खून कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, आलिंद में आएगा। पहले कौन से में, बाएं आलिंद में आएगा। कौन से आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। अब ध्यान दें, इसमें ऑक्सीजन है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन खून में मिल गई और ये बाएं आलिंद में आ जाएगा, ठीक है, फुफ्फुस से शिरा द्वारा। तो ये ऑक्सीजनित है, ऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। तो पहले कौन से में आया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से किस में जाएगा, ये जब पिचकेगा तो नीचे वाले में जाएगा, मैंने बताया था आपको, तो बाएं नीले में चला जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ध्यान दें, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा हमें पूरे शरीर के अंदर पहुंचानी है, क्योंकि हमें पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये पिचका तो नीचे वाले में आ गया, ये पिचकेगा तो खून ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये पूरे शरीर के अंदर महाधमनी द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बस, बहुत आसान है, चित्र से समझोगे बहुत आसान है। अब ध्यान दें, एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम, शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है उसको भी तो बाहर निकालना है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा कि जो शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त, ध्यान दें, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो इसमें आएगा, कौन से में, दाएं आलिंद में। कौन से में, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से पिचकेगा तो किस में आएगा, दाएं नीले में। किस में आएगा, दाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में।
और ये जब सिकुड़ेगा तो यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में, ठीक है, और फेफड़ों से अलग हो, जो खून है ना, खून से यहाँ पर अलग हो जाएगी, कोशिकाओं में आपको पता है विनिमय होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब यही तो बोर्ड होता तो बहुत अच्छे से समझा पाता मैं, पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ जाती, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कई बार ये काम किया है, ठीक है। तो ये है, ज़्यादा वीडियो को पीछे करके 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। देखिए, शिरा और धमनी, आपको पता है कि धमनियाँ क्या करती है, खून को जो है हृदय से ले जाती है, हृदय से शरीर के अंगों तक खून को ले जाती है। और शिराएँ क्या करती है, मैंने अभी बताया, समझाया था तब, शिराएँ क्या करती है, हृदय के अंदर खून को लाती है, हृदय के अंदर खून को लाती है। कहाँ से लाती है, अंगों से, ठीक है ना। जैसे मेरे पैर हैं, पैरों से जो खून है, पैरों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो खून आएगा वो शिराओं के द्वारा कहाँ आएगा, हृदय के अंदर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती है और ये क्या करती है, अंगों तक ले जाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अपवाद है इसकी फुफ्फुसी शिरा, ठीक है ना। ये मैंने समझाया था तब बताया नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया ना, यहाँ पर मैं बहुत ही सीमित बता सकता हूँ, कम से कम बता सकता हूँ, तो वीडियो भी तो लंबा होता है, टाइम भी कम रहता है, और यहाँ पर बोर्ड भी नहीं है। और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसका अपवाद है फुफ्फुसी धमनी। अब ये चीज़ हो सकती है मेरे को समझानी है बड़े, तभी आपके समझ में आई। शिरा में रक्तदाब कम होता है और धमनी में रक्तदाब ज़्यादा होगा। शिरा में वॉल्व पाए जाते हैं, ये बात भी पहले कर चुके हैं हम, और धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। शिरा की दीवार पतली होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है। अब देखो, रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसमें दाब क्या होता है, उच्च होता है। भाई दाब ज़्यादा होगा तो दीवार मोटी नहीं होगी तो फट जाएगी, है ना। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे याद कर लिया करो आप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, बात किसकी हो रही है, शिरा और धमनी। क्या है ये, रुधिर वाहिनियाँ, मतलब इनके अंदर खून चलता है। ये अपने को नसें दिखती है ना शरीर की, जिसको हम साधारण भाषा में रग कहते हैं, रग। तो ये नसें जो होती है जिसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, त्वचा में आप अपनी चमड़ी पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी लाइन सी, वही शिरा और धमनियाँ होती है, ठीक है। तो शिराएँ होती है और धमनियाँ होती है, इनको धमनी जो होती है, धमनी होती है, इसकी दीवारें होती है वो मोटी होती है, इनके अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और शिरा होती है, इसकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती है, रक्तदाब इनमें कम होता है और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। धमनी में नहीं पाए जाते हैं, शिरा में पाए जाते हैं। अब हम जो कन्फ्यूज वाली बात है, ये तो देखो साधारण सी बातें हैं, सब जानते हैं, धमनी शिरा। और अपन इतना देख लेते हैं कि ये जो आपके अपवाद है, ये फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी शिरा, ये कैसे बना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि जो फुफ्फुसी शिरा होती है, फुफ्फुसी शिरा, उसके अंदर जैसे शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसी शिरा में एकमात्र ऐसी फुफ्फुसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो एक बीच में बची हुई क्यों है, आपसे बोर्ड में एग्जाम में सवाल पूछा सकता है कि फुफ्फुसी शिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध या शुद्ध। तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि शिराओं में तो सब में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ, सब में बहता है, लेकिन फुफ्फुसी शिरा के अंदर नहीं बहता है। क्यों होता है ऐसा, सेम इसका उल्टा है, फुफ्फुसी धमनी के अंदर है ना, सभी धमनियों के अंदर शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में शुद्ध होता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अभी समझने के लिए बोर्ड बना दिया मैंने आपकी। मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे ये हार्ट, ठीक है, ये है हृदय, समझ लिया, हृदय हो गया। यहाँ पर मान लीजिए आपके फेफड़े हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके, ये हो गए फेफड़े, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दें आप, शरीर के मैं अंग बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी अंग बना लेते हैं, जैसे ये एक अंग है और ये एक अंग है, ठीक है, कोई भी अंग हो गई। ध्यान दें, एकदम गौर से सुनिए। ये देखें आप, शरीर के अंग से कोई भी अगर हृदय में खून ला रही है, कोई भी नलिका हृदय के अंदर ला रही है, तो क्या होगी, शिरा होगी। हृदय के अंदर कहीं से भी खून अगर आ रहा है तो लाने वाली जो नलिका होगी वो शिरा होगी, और हृदय से ले जा रही हो क्या होगी, धमनी होगी। कितना समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से खून इसमें आ रहा है, ध्यान दें, फुफ्फुस से खून आ रहा है, देखिए हृदय के अंदर आ रहा है, हृदय के अंदर ला रही है, फुफ्फुस से हृदय के अंदर ला रही है, ला रही है, हृदय के अंदर ला रही है। इसका मतलब क्या है, शिरा है। हृदय के अंदर खून कौन लाती है, शिराएं लाती है, इसका मतलब ये शिरा है। लेकिन मैंने बताया था फुफ्फुस से लाना है, फुफ्फुस से अगर लाना है तो फुफ्फुस से ऐसे थोड़ी लाना है,
फुफ्फुस कहाँ होते हैं? फेफड़ों में होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने ऑक्सीजन ली यहाँ से, तो ये फेफड़ों से अशुद्ध लाएगी, तो फिर शरीर के अंदर ऐसे थोड़ी है कि हम अशुद्ध रक्त भेजेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर भेजना है इसे। यहाँ से ऑक्सीजन हमने ली है, ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर पहुँचानी है, तो ऑक्सीजन जिसमें होगी वो तो शुद्ध ही होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा कि हमने सांस में ऑक्सीजन ले ली, उस ऑक्सीजन को ये ला रही है इसमें ताकि पूरे शरीर में पहुँचा जा सके, तो ये हृदय के अंदर ला रही है। हृदय के अंदर ला रही है तो मतलब ये शिरा हो गई, लेकिन ये कौन सा ला रही है? शुद्ध ला रही है। फुफ्फुस से ला रही है, शुद्ध ला रही है। शिरा तो है, फुफ्फुस से ला रही है तो फुफ्फुस से शिरा, फुफ्फुस से ला रही है फुफ्फुस शिरा, वृक्क से ला रही है वृक्क के शिरा। ठीक है ना, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो ये फुफ्फुस से ला रही है तो ये फुफ्फुस से शिरा हो गई। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन लेके आ रही है साथ में, तो ये तो क्या हो गई? शुद्ध ला रही है ना। फुफ्फुस शिरा तो शुद्ध ला रही है, बाकी शिराएं तो अशुद्ध लाती है। समझाएंगे कैसे? जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको यहाँ पर लाया जाएगा, तो ये भी क्या है? शिरा है, लेकिन ये क्या ला रही है? अशुद्ध ला रही है। इससे लाएगी तो ये भी क्या है? अशुद्ध लाएगी। ठीक है ना, समझ आ रहा आपके? बाकी शरीर के सारे अंगों से जितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो मिला हुआ जो खून है ना, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है, बाकी शरीर के सारे अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर आता है? इसमें आता है। तो ये सारी की सारी शिराएं क्या होती है? अशुद्ध लाती है। क्या लाती हैं? अशुद्ध लाती हैं। और यहाँ पर आता है अशुद्ध, अशुद्ध इसमें से इसमें आएगा, और इसके बाद ये पहुंचा दिया जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन अब यहाँ पर देखिए मज़े की बात, ये देखिए ये शिरा है, फिर से समझिए, ऑक्सीजन ली जा रही है और ऑक्सीजन इस फुफ्फुस शिरा द्वारा इसमें आ रही है। मतलब ये शिरा क्या ला रही है? शुद्ध रक्त ला रही है, शुद्ध रक्त ला रही है। इसमें से इसमें आ जाएगा। इसके बाद हृदय से ले जा रही है, ये धमनी हो जाएगी। फिर हृदय से ले जा रही है ना, तो ये तो धमनी हो जाएगी। तो धमनी में कौन सा जा रहा है? शुद्ध जा रहा है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है, और यहाँ से जा रहा है, तो मतलब इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा है, तो ये तो धमनी है। धमनी, धमनी कौन सा ले जा रही है? शुद्ध। धमनियाँ क्या करती है? शुद्ध ले जाती है। धमनियाँ क्या करती है? शुद्ध ले जाती है। लेकिन यहाँ पर गौर करो आप, यहाँ पर सारी जो शरीर की जो अशुद्ध रक्त है पूरे शरीर का, वो शिराओं द्वारा लाया जा रहा है। हृदय के अंदर लाया जा रहा है, मतलब शिराएं ला रही है। तो हृदय के अंदर अपने को शुद्ध ला के करना क्या है ना? हृदय के अंदर शुद्ध ला के करना क्या अपने को? शुद्ध तो यहाँ से वैसे एक बार आ गया, फिर भेजना ही है। तो ये तो हमें अशुद्ध हृदय को यहाँ पर लाना है, सारा का सारा अशुद्ध, अशुद्ध लाएंगे। अशुद्ध ला करके ये इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद यहाँ से भेज दिया जा रहा है। अब ध्यान दें, ये हृदय से ले जा रही है, ये क्या है? धमनी नहीं है क्या? हृदय से ले जा रही है, धमनी है ना। हृदय से ले जाती है वो धमनी होती है। पहले तो ये दिमाग में बिठाओ आप, तभी तो याद होगा, आप तभी तो आगे समझ में आएगा। ये देखिए ला रही है शिरा है, ये तो ला रही है, ये तो शिरा है। कौन सा ला रही है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो इसका मतलब ये तो अशुद्ध ला रही है। तो शिराएं मतलब अशुद्ध लाती है, अशुद्ध लाती है। यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब हृदय से ले जा रही है, हृदय से निकल रहा है खून, तो ये क्या है? धमनी है। हृदय से ले जा रही है, धमनी है। तो हृदय से ले जा रही है, लेकिन ध्यान दें ये कौन सा ले जा रही है? यहाँ से कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला इसमें आ गया, और इससे आगे चला गया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर। तो अब आपके शायद समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये धमनी तो है, फुफ्फुस से धमनी है, लेकिन इसमें अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए धमनियाँ, जितनी धमनियाँ हैं सब में क्या होगा? शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ रही है, शुद्ध है। ऑक्सीजन जिसमें होती है खून में वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आ रही है, शुद्ध है। इसमें आ गया, शुद्ध है। आगे सब में जा रहा है, शुद्ध है। यानी धमनियों में सारों में क्या है? शुद्ध है। लेकिन इस धमनी में देखिए, ये भी तो धमनी है ना, क्योंकि हृदय से ले जा रही है ये, इसलिए धमनी है। लेकिन इसमें है कौन सा? अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि शरीर से ये शिराएं हैं, वो जितना अशुद्ध लाती है वो इसमें आता है। इसके बाद नीचे वाले में आएगा, आलिंद में, निलय में। आलिंद में आएगा पहले, आलिंद से निलय में आएगा, निलय से फिर ये फुफ्फुस तक भेजा जाएगा। तो फुफ्फुस तक भी भेजेगी कौन? किसी को तो भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए फुफ्फुस से ये धमनी होती है, फुफ्फुस से धमनी होती है। फुफ्फुस से धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। इसका मतलब एकमात्र फुफ्फुस से धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है ना। ये डायग्राम आपको ना तो किताब में मिलेगा, ना कोई बताएगा, ना कोई आपको यूट्यूब पर समझाएगा। ये हो सकता है मेरे पास भी अगर बोर्ड वोर्ड होता तो मैं और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देता, लेकिन यहाँ पर जितने संसाधन मेरे पास हैं उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैंने जितना उसका कोशिश की, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजनित रुधिर होता है, क्योंकि ये चीज़ें ना, इनमें कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। क्रियाविधि भी क्लियर होगी, साथ में आपको चीज़ें भी ध्यान में, आपको अशुद्ध शुद्ध भी ध्यान में पड़ रहा है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान पड़ रहा है कि हृदय के जो दो भाग होते हैं, एक तो होगा दायां भाग, एक बायां भाग। इधर देखिए, इधर ये बायां भाग कौन सा है? बायां भाग कौन सा है? बायां भाग। बाएं भाग में कौन सा खून है? बाएं भाग में शुद्ध खून है। बाएं भाग में शुद्ध खून है, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन वाला आ रहा है,
इससे इसमें जाएगा, तो बाएं भाग में हमेशा क्या रहेगा, शुद्ध खून रहेगा, और दाएं में हमेशा अशुद्ध रहेगा, दाएं में हमेशा अशुद्ध रहेगा, दाएं में हमेशा अशुद्ध रहेगा। 3 बार बोल रहा हूँ, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए शुद्ध खून आया, ऑक्सीजन युक्त इसमें आ गया, क्योंकि ये ला रही है हृदय के अंदर, इसलिए क्या है, ये है शिरा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन वाला आ रहा है, इसलिए इस शिरा के अंदर यानी एकमात्र फुफ्फुस शिरा के अंदर शुद्ध खून होगा, शुद्ध खून होगा। बाकी सब के अंदर ये सारी शिराएं हैं, बाकी सब के अंदर अशुद्ध होगा, बाकी सब के अंदर अशुद्ध होगा, ठीक है ना। अशुद्ध को इकट्ठा करके इसमें लाएगी, क्योंकि ये सारा अशुद्ध इकट्ठा करके इसमें लाएगी हृदय में, हृदय के अंदर लाती है शिराएं, तो ये तो शरीर के सारे कचरे को यहाँ पर लाएगी ना, यहाँ पर लाएगी, ला रही है, तो सारी की सारी क्या है, सारी में क्या है, अशुद्ध है। तो शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन भाई कोई वो भी तो चाहिए ना जो शुद्ध लाए, एक तो चाहिए ना ऐसी, क्योंकि हम सांस लेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन को हार्ट में पहुँचाना पड़ेगा, तभी तो हार्ट पूरे सिरे पहुँचाएगा। तो ये एकमात्र ये शिरा होती है जिसमें क्या होता है, शुद्ध होता है, बाकियों में क्या होगा, अशुद्ध होगा। इसी तरीके से एकमात्र ये धमनी होगी जिसमें अशुद्ध होगा, ठीक है ना। बाकी सभी धमनियों में क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। वीडियो 2 बार देख लेना, पीछे निकाल करके, याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मेरे पास संसाधन इतनी ही है अपलोड करने के, तो बाकी मैं अगली वीडियो में डालूंगा। जय हिंद, जय भारत।